सियोल में डॉक्टर गीसू अपनी बेटी को ठीक करने के लिए जानवरों के साथ पागलपन भरे प्रयोग कर रहे हैं, जो केवल अपने पिता की मशीनों के कारण जीवित है। उत्परिवर्तित जानवर पूरी प्रयोगशाला में दौड़ते हैं, जबकि गीसू अपने सहायक को चुप कराने के लिए उसे मार देता है और उसका उपयोग अपने नवीनतम सीरम का परीक्षण करने के लिए करता है। उस समय अधिकारी अपने प्रयोगों से 100 से अधिक लोगों को मारने के आरोप में उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयोगशाला में घुस गए, और जब गीसू ने ये साबित करने के लिए अपने सीरम का इंजेक्शन लगाया कि उसने एक बड़ी खोज की है, तो उसे गोली मार दी गई। अचानक इलाके में भूकंप आता है और पूरा कमरा हिलने लगता है। बाहर शहर की सभी इमारतें ढहने लगती हैं और जल्द ही लैब भी ढहने लगती है। अधिकारी खुद को बचाने के लिए तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन गीसू अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रुक जाता है। भूकंप अंततः पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता है, केवल एक उजाड़ बंजर भूमि छोड़ देता है जहां शहर हुआ करता था। लोग संसाधनों की तलाश करते हुए छोटे गांवों में एक साथ रहना शुरू करते हैं, जो बहुत दुर्लभ है। विशेषकर पानी की समस्या है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। बस्तियां छोड़ना एक भयानक विचार है, क्योंकि वहां हताश लोग हैं जो भोजन के लिए हत्या करने को तैयार हैं। इसलिए केवल कुछ हथियारबंद लोग ही शिकार के लिए बाहर जाने की हिम्मत करते हैं। भूकंप के 3 साल बाद जीवान अपने धनुष से शिकार करने के लिए किसी चीज की तलाश में है। उसे अचानक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और उसे एक मगरमच्छ मिलता है, इसलिए वो एक कार के पीछे छिप जाता है और अपने तीर को आग लगाकर जानवर के सिर पर मार देता है। मगरमच्छ कुछ सेकंड के लिए छटपटाता और दर्द सहता है और नीचे चला जाता है। उत्साहित होकर जीवान अपने शिकार को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मगरमच्छ अचानक जाग जाता है और उसके पीछे आ जाता है। जीवान के सामान्य तीर मगरमच्छ की त्वचा को छेद नहीं सकते हैं, इसलिए वो कार के अंदर छिपने के लिए दौड़ता है, लेकिन मगरमच्छ उसे काटने की कोशिश करते हुए खिड़की के माध्यम से अपना सिर अंदर डाल देता है। उस पल में जानवर को नामसान द्वारा वापस खींच लिया जाता है, जो मगरमच्छ का सिर तुरंत काटने के लिए एक छुरी का उपयोग करता है। बाद में लोग मगरमच्छ को वापस अपने गांव ले जाते हैं, जहां वे इसे छोटे मांस के टुकड़ों में काटते हैं और अन्य आपूर्ति के लिए उनका व्यापार करते हैं। सूना और उसकी दादी योनसू भी कुछ मांस लेने आती है और जीवान लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। शाम सुबह अचानक एक हिंसक गिरोह द्वारा एक बदसूरत कार में आने से बाधित हो जाती है, जो किसी के तंबू से टकरा जाती है। गिरोह के सदस्य समझाते हैं कि वे एक अपराधी की तलाश कर रहे हैं और बहुत खराब चित्र दिखाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। अपराधी यादृच्छिक ग्रामीणों को पकड़ने का निर्णय लेते हैं, जो उन्हें लगता है कि चित्र जैसा दिखता है, जिससे एक व्यक्ति को अपना बचाव करने की कोशिश करनी पड़ती है। वो गैंगस्टर को गर्दन से पकड़ लेता है, तभी एक अन्य अपराधी उसकी बांह काट देता है, जिससे वो अपने दोस्त को गिरा देता है। इसके बाद गैंगस्टर सूना पर हमला करने की कोशिश करता है और जब वो उसे नीचे कर देती है, तो वो उसके बाल पकड़ लेता है और योनसू को जमीन पर धकेल देता है। जीवान जल्द ही उनके बचाव में आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो पहले आदमी को गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जल्द ही गिरोह के बाकी लोग उसे घेर लेते हैं और मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। आखिरकार नामसान देखते देखते थक जाता है और कुछ ही चालों में सभी अपराधियों को कुशलता से पीट देता है। एक छोटा लड़का अपने पैर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन नामसान के लिए यह एक गुदगुदी है। तभी एक आदमी उसे पाइप से मारने की कोशिश करता है, इसलिए नामसान तुरंत उस पर हावी हो जाता है और उसे अपनी मांस की मेज पर धकेल देता है और जानकारी मांगता है। गैंगस्टर बताते हैं कि वे टाइगर नाम के एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जिसका नाम नामसान पहचानता है। उन्होंने ये भी देखा कि गैंगस्टरों के पास साफ पानी है, इसलिए वे बताते हैं कि उन्हें यह एकमात्र अपार्टमेंट इमारत से मिला है, जहां बचे लोगों के एक समूह ने एक सफल आत्मनिर्भर समुदाय बनाया है। जब गैंगस्टर नामसान का नाम सुनते हैं, तो वे तुरंत उसे पहचान लेते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद अच्छे कपड़े पहने भर्तीकर्ताओं का एक समूह गांव में आता है। वे अपार्टमेंट बिल्डिंग से आते हैं और वे ऐसे परिवारों की तलाश कर रहे हैं जिनके बच्चे किशोरावस्था में हैं, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है। सूना केवल अपनी दादी की खातिर छोड़ना स्वीकार करती है। रात होने तक सूना और योनसू अभी भी भर्तीकर्ताओं के साथ अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर चल रहे हैं। जब वे किसी को अंधेरे में चलते हुए देखते हैं, तो वे छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अपनी लालटेन से एक संदेश भेजकर वे पुष्टि करते हैं कि यह अन्य भर्तीकर्ता है। दोनों समूह एक साथ चलना जारी रखते हैं और सूना दूसरे गांव की जूये नामक लड़की से दोस्ती करती है। आखिरकार योनसू का नाजुक शरीर अब चल नहीं पाता और वो गिर जाती है। दूसरे बच्चे के बूढ़े पिता के साथ भी ऐसा ही होता है। एक भर्तीकर्ता घोषणा करता है कि पास में एक मेडिकल स्टेशन है, ताकि वे बूढ़े लोगों को आराम करने के लिए वहां छोड़ सकें, और भर्तीकर्ता उन्हें बाद में अपार्टमेंट बिल्डिंग में लाएंगे। कुछ ही मिनटों के बाद समूह को कुछ कारें अपना इंतजार करती हुई मिलती हैं और सूना भ्रमित हो जाती है, क्योंकि अगर ये वाहन हमेशा इतने करीब रहे होते तो वे बूढ़े लोगों को यहाँ ले जा सकते थे। सार्जेंट फोर ने उसकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया और सूना ने उसके कान के पीछे एक अजीब मस्सा देखा। इस बीच योनसू और बूढ़े व्यक्ति को भूकंप के कारण छोड़ी गई खाई में ले जाया जाता है, जहां बूढ़े व्यक्ति को किनारे से धकेल दिया जाता है और योनसू को चाकू मार दिया जाता है। ये नामसान और जीवान द्वारा देखा जाता है, जो शिकार पर निकले हैं। जैसे ही भर्ती करने वाले उन्हें सुनते हैं, वे गोलियां चला देते हैं, इसलिए नामसान तेजी से आगे बढ़ता है और उन दोनों को सेकंडों में मार देता है, लेकिन उसे झटका लगता है। दोनों लोग वापस खड़े हो जाते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। जीवान भागने से दुश्मन का ध्यान आकर्षित करता है और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो उसका सिर सीमेंट पर पटक देता है। फिर भी वो व्यक्ति जीवित है। तब पता चला कि इन लोगों के कान के पीछे भी मस्सा होता है। मन में एक योजना के साथ जीवान लड़ना जारी रखता है और अपने प्रतिद्वंदी को सीधे अपने जानवरों के जाल में ले जाता है और उसे पकड़ लेता है। हालांकि वह आदमी अपने पैर को छुड़ाने के लिए चाकू का उपयोग करता है और फिर से जीवान के पीछे जाता है, लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है, तो उसे यूनहो द्वारा नीचे लाया जाता है, जो अंततः उस लड़के को सिर से काटकर हमेशा के लिए मार देता है। इस बीच नामसान दूसरे आदमी से लड़ना जारी रखता है और उसे धातु की छड़ पर चढ़ा देता है, लेकिन वह आदमी तुरंत कूद जाता है और पीछे से नामसान पर हमला करने की कोशिश करता है। यूनहो ने उसे धीमा करने के लिए उस पर चाकू फेंका, फिर नामसान ने उसी चाकू का इस्तेमाल उसका सिर काटने के लिए किया। इसके बाद जीवान और नामसान योनसू को उचित तरीके से दफनाते हैं और यूनहो बताते हैं कि वो निवासियों और अपने अधीनस्थों को बचाने के लिए अपार्टमेंट की इमारत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
वो वायुसेना का हिस्सा हुआ करती थी और उनकी टीम भूकंप से बचे लोगों को बचाने के लिए क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरती थी। एक दिन उन्हें एकमात्र इमारत मिली जो गिरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने निवासियों को क्षेत्र को साफ करने और समुदाय के पुनर्निर्माण में मदद। जब वे काम कर रहे थे, गीसू सामने आए और एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। माता पिता ने शिकायत करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके बच्चे गीसू को ले जाने के बाद वापस नहीं आए और यूनहो ने उनसे इस बारे में बात की। हालांकि क्वोन और उसकी टीम के बाकी सदस्य गुप्त रूप से गीसू के साथ काम कर रहे थे, जिसका प्रदर्शन क्वोन ने एक दोस्त को गोली मारकर किया। वो आदमी फिर से खड़ा हो गया और गीसू ने कहा कि उसके प्रयोग मानवता की एकमात्र आशा थे। क्रोधित होकर यूनहो डॉक्टर पर कूद पड़ी, लेकिन उसके साथियों ने उसे वापस खींच लिया। एक लड़ाई शुरू हुई और कुछ साथियों को नीचे गिराने के बाद यूनहो ने गीसू को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन क्वोन ने पहले गोली चला दी। यूनहो के पास खिड़की से कूदकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सब सुनने के बाद जीवान और नामसान यूनहो की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं क्योंकि वे सुना को भी बचाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए एक योजना की आवश्यकता होगी। पास ही एक इमारत के खंडहरों में दो गिरोह मौज मस्ती और जुए के लिए नागरिकों को मौत से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं और बात न मानने पर उनके प्रिजनरों को मारने की धमकी दे रहे हैं। एक और मैच मौत के साथ समाप्त होने के बाद नेता टाइगर दूसरे गिरोह से पूछता है कि क्या उनके पास दांव लगाने के लिए कुछ और है, जिससे बहस शुरू हो जाती है जो हिंसक लड़ाई में बदल जाती है। दोनों गिरोह बिना किसी दया के एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी टाइगर पर एक भी वार नहीं कर पाता, जिसके हाथों पर सबसे ज्यादा खून लगा है। एक एक करके गैंगस्टर्स की मौत हो जाती है और जब कुछ ही सदस्य बचे होते हैं तो नामसान अन्य लोगों के साथ आता है और टाइगर की मांग करता है। ये पता चला है कि नामसान और टाइगर मुक्केबाजी में प्रतिद्वंद्वी हुआ करते थे, लेकिन नामसान ने उसे इतनी बुरी तरह आहत किया कि टाइगर को छोड़ना पड़ा और अब वो बदला लेना चाहता है। दोनों गिरोह तीनों पर हमला करने के लिए टीम बनाते हैं, लेकिन नामसान और यूनहो के प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। उनके लिए सड़क पर लड़ाकों के एक समूह को हराना आसान है। जीवान भी अपना बचाव काफी अच्छे से करता है और सभी पकड़े गए नागरिकों को छुड़ाने के लिए पिंजरे तक पहुंचने में कामयाब होता है। जब नामसान कुछ ही चालों में टाइगर को आसानी से हरा देता है तो अन्य सभी गैंगस्टर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम कुछ को पकड़ने में सफल हो जाती है ताकि नामसान उनसे पूछताछ कर सके। वह उनसे पूछता है कि उन्हें पानी कहां से मिला और वो उन्हें मुक्का मारता है, जिससे टाइगर कबूल करता है कि वो वही है जो इमारत के निवासियों के साथ सौदा करता है। वो उनके लिए बच्चे लाता है और बदले में वे उसे साफ पानी का भुगतान करते हैं, लेकिन उसे केवल डिलीवरी के दिनों में ही बाधा पार करने की अनुमति है, इसलिए नामसान को उसी के आसपास योजना बनानी होगी। इस बीच सुना का समूह अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है और वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह व्यवस्थित है। हर जगह गार्ड है, बिजली प्रदान करने वाले सौर पैनल हैं और यहाँ तक कि एक छोटे से बगीचे में सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और गीसू ने खुद को नेता के रूप में पेश किया और तुरंत साफ पानी की बोतलें पेश की। अपनी दादी के लिए कुछ बचाना चाहती है, सुना उनका नहीं पीती। फिर उसे एक अपार्टमेंट सौंपा गया जहां वह आपूर्ति, साफ कपड़े और यहाँ तक कि बहता पानी देखकर हैरान रह गई। कपड़े बदलने के बाद सुना अपनी दादी के बारे में पूछती है और एक शिक्षक उसे सूचित करता है कि उसे लेने के लिए एक सवारी आ रही है। फिर गीसू ने घोषणा की कि किन किशोरों को बेहतर ग्रेड मिले हैं और शीर्ष 4 छात्रों के परिवारों को 8वीं मंजिल पर सबसे अच्छे अपार्टमेंट दिए जाते हैं, काम से छूट दी जाती है और मुफ्त भोजन पास दिया जाता है। हालांकि जब शिक्षक छात्रों और उनके परिवारों से अकेले में बात करते हैं तो पता चलता है कि केवल बच्चों को 8वीं मंजिल पर भेजा जाता है, जबकि उनके परिवारों को बेसमेंट में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें पानी को शुद्ध करना होता है और उसे बोतल में भरना होता है। उन्हें हर दिन लंबे समय तक काम करना पड़ता है और उन्हें अपने बच्चों से दोबारा मिलने की अनुमति नहीं होती है। गीसू की प्रयोगशाला में क्वोन एक पूरा चूहा खा जाता है, जबकि शिक्षक गीसू को बताता है कि सुना और यूनहो स्वस्थ हैं और प्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं, इसलिए गीसू उसे उन्हें पानी देने की याद दिलाती है। इसके बाद शिक्षिका कक्षा में लड़कियों को परिचय कराती है और सुना इस बात से हैरान हो जाती है कि कैसे अन्य सभी किशोर लगातार स्तब्ध अवस्था में हैं और उनके कान के पीछे चोट का निशान है। सुना को तब संदेह होता रहता है जब शिक्षक उन्हें ये सिखाना शुरू करते हैं कि मानव शरीर कितना कमजोर है और पानी के बिना जीवित रहने में सक्षम होने के लिए उन्हें कैसे विकसित होना चाहिए। जल्द ही वर्ग में ये प्रचार हो गया कि गीसू ही एकमात्र रक्षक है और उसकी मदद करना उनका कर्तव्य है। दोपहर के भोजन के समय सभी को पानी की एक बोतल दी जाती है और शिक्षक जोर देते हैं कि इसे पीना महत्वपूर्ण है, इसलिए सुना ने ऐसा न करने का निर्णय लिया। गीसू भी उन्हें भाषण देने के लिए आता है और जुए को अपने अगले सहायक के रूप में चुनता है। सुना फिर से अपनी दादी के बारे में पूछती है और उसे बताया जाता है कि वो बहुत बीमार है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए मेडिकल बे में रहेगी। जब गीसू उसे पानी पीने की याद दिलाती है तो सुना केवल ऐसा करने का नाटक करती है। इसके बाद गीसू ने क्वोन पर अपने नवीनतम सीरम का परीक्षण किया, जो उन 2 एजेंटों के बारे में चिंतित है जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो चाहता है कि हर कोई हर समय सीरम इंजेक्शन अपने साथ रख सके, लेकिन गीसू उसे इसके खिलाफ एक अस्पष्ट बहाना देता है। क्वोन के जाने के बाद ये पता चला कि गीसू अभी भी अपनी बेटी को ठीक करने पर काम कर रहा है। शाम को जब सब सो रहे होते हैं, सुना बिस्तर से उठकर इमारत के चारों ओर छिप जाती है। जब वो लोगों को आते हुए सुनती है तो समय रहते छिपने के लिए बालकनी से कूद जाती है। तहखाने में सैनिक रात की पाली में काम करने के लिए दिन के श्रमिकों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जूये के माता पिता ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को देखने की अनुमति नहीं। संभावित दंगे से बचने के लिए गीसू आता है और जूये के माता पिता को अपनी प्रयोगशाला में लाता है और वादा करता है कि वे अपने बच्चे को देखेंगे। सुना में वापस वो गीसू की प्रयोगशाला के अंदर घुसती है और उसके नोट्स को देखती है। उसे पता चलता है कि वो अपने पुनर्जन्म कौशल के कारण सीरम बनाने के लिए सरीसृपों के साथ प्रयोग कर रहा है। उनका पहला परीक्षण कम उम्र के लोगों पर किया गया और वे सभी मर गए। फिर सुना एक दरवाजा खोलती है और जूये को अपने कान के पीछे एक कट के माध्यम से एक मशीन से जुड़ा हुआ पाती है। उसी समय गीसू आ जाती है, इसलिए सुना छिपने के लिए दौड़ती है।
जूये के माता पिता जब उसे देखते हैं तो घबरा जाते हैं, इसलिए गीसू उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसकी भलाई के लिए है। फिर यह साबित करने के लिए कि वह बच्चों से प्यार करता है, वो उन्हें दिखाता है कि वह अपनी बेटी की देखभाल कैसे कर रहा है। माता पिता ये देखकर भयभीत हो जाते हैं कि लड़की का केवल ऊपरी शरीर बचा है और गीसू उसे क्रूरतापूर्वक एक कांच के बक्से में संरक्षित कर रहा है, जिससे उसका दिल धड़कता रहता है। इसका हिस्सा बनने से इनकार करते हुए माता पिता जूये को मशीन से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उसे दौरा पड़ जाता है। गीसू उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दुख की बात है कि जूये की मृत्यु हो जाती है। गुस्से में गीसू बार बार पिता को चाकू मारता है और जब माँ भागने की कोशिश करती है तो कोन उसे गोली मार देता है। उस पल में गीसू अंततः सुना को ढूंढ लेता है और उसे अपने अगले परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करता है। उसे मशीन से जोड़ते समय वो बताता है कि वो किशोरों का उपयोग करता है क्योंकि उनकी पिट्यूटरी ग्रंथियों में एक घटक होता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, जिसे वो हर दिन पीने वाले पानी की बदौलत सीरम में बदल देता है। जब वो मशीन को सक्रिय करता है, सुना दर्द से चिल्लाती है। इस बीच नामसान और अन्य लोग डिलीवरी लाने के बहाने टाइगर के ट्रक में पहुंचते हैं। गार्ड बताता है कि यह डिलीवरी का दिन नहीं है और टाइगर कोई बहाना नहीं बना पाता है, इसलिए सैनिकों को संदेह होता है और ट्रक के पिछले हिस्से की जांच करते हैं। अचानक नामसान ने एक गार्ड को बाहर कर दिया और गति बढ़ा दी, सैनिकों द्वारा उनके और सामने के गेट के माध्यम से ड्राइव करने के लिए की जा रही गोलीबारी को नजरअंदाज करते हुए तेजी से ट्रक मोड़कर वो वॉच टावर को गिरा देता है और फिर वाहन को सीधे लॉबी में टक्कर मार देता है। टाइगर छिपने के लिए भागता है, जबकि नामसान, जीवान और यून हो गिरोह से लिए गए हथियारों से गोलियां चलाते हैं। जल्द ही कुछ सैनिक करीब आते हैं, इसलिए यून हो उन्हें पीटता है और उनके लिए सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता खोल देता है। ताला तोड़ने के बाद तिकड़ी एक परित्यक्त कमरे में प्रवेश करती है और यून हो एक कोठरी में अपने साथियों को देखकर भयभीत हो जाती है। जब वो उन्हें मुक्त करती है तो उसे पता चलता है कि सैनिक अब सरीसृप जैसी लाशें हैं जो तुरंत हमला करती हैं। नामसान ने तुरंत यून हो पर हमला किया और फिर लोगों ने कुछ लोगों का सिर फोड़ने के लिए गोलियां चला दी। हालांकि उनमें से बहुत सारे हैं और जल्द ही सैनिक आमने सामने की लड़ाई के लिए करीब आ जाते हैं। नामसान और जीवान अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यून हो सदमे में है और अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकती। शुक्र है कि जीवान उस पर चिल्लाता है और उसे उससे दूर कर देता है, इसलिए यून हो कार्रवाई में कूद जाता है और बाएं और दाएं जोबी का सिर काटना शुरू कर देता है। एक टीम के रूप में अच्छी तरह से काम करते हुए तीनों सभी सैनिकों को मारने में सफल हो जाते हैं जब तक कि कोई भी दुश्मन खड़ा न रह जाए। उस समय गीसू ने वक्ताओं के माध्यम से घोषणा की कि अगर वे अब चले गए तो वो तीनों को जीवित रहने देगा। सेल क्षेत्र में इंटरकॉम का उपयोग करते हुए नामसान जवाब देता है कि वे हार नहीं मानेंगे और फिर डिवाइस को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चीख के साथ गीसू के कान को चोट पहुंचती है। गीसू अपने शरीर से सीरम निकालने के लिए सुना के पास वापस जाती है। तीनों ऊपर जाते हैं और दूसरी तरफ के सभी सैनिकों को मारने के लिए एक दरवाजा उड़ा देते हैं। जल्द ही बैकअप आ जाता है, इसलिए नामसान दूसरों को सुना को खोजने के लिए कहता है, जबकि वो यहाँ चीजों की देखभाल करता है। फिर नामसान ने धुएं का एक गुच्छा बनाने के लिए एक बुझाने वाला यंत्र चलाया, जिसे वो आने वाले गार्डों को गोली मारते समय कवर के रूप में उपयोग करता है। एक बार जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो अपनी छुरी पकड़ लेता है और गलियारे में जाकर सैनिकों को आमने सामने मार देता है। तेजी से अपनी छुरी से उन पर वार करता है और यहाँ तक कि उनकी बंदूकें लेकर उन्हें मार गिराता है। सैनिकों का एक और समूह उसके पीछे आता है तो नामसान उन सभी को सेकंडों में मारने के लिए मृत लोगों के हथियारों का उपयोग करता है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और मजदूरों से बाहर जाकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कहता है। इस बीच यून हो और जीवान भी ऊपर की ओर बढ़ते हुए सैनिकों पर गोलीबारी करते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए यून हो कवर प्रदान करने के लिए रुकता है, जबकि जीवान ऊपर जाता रहता है। वो उन सभी को नीचे लाने के लिए अपनी शूटिंग और युद्ध कौशल को जोड़ती है और जल्द ही केवल कोन ही बचता है। वो उससे आमने सामने लड़ती है, लेकिन वो बहुत बेहतर लड़ाकू है और उसके शरीर में सीरम संवर्धन है, इसलिए उसे हराना मुश्किल। बहुत संघर्ष के बाद यून हो उसके पैर और आंख में छुरा घोंपने में सफल हो जाता है, लेकिन कोन केवल ये बताता है कि उसकी त्वचा के नीचे छिपकली की शिकलें हैं जो उसकी रक्षा करती हैं। यून हो फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोन आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसे बालकनी से बाहर फेंकने से पहले चाकू मार देता है। ऊपरी मंजिलों पर जीवान हर कमरे की जांच करता है और अंततः कक्षा पाता है, जहां वो तुरंत गार्ड को मार देता है। शिक्षिका छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जीवान उसे बंधक बना लेता है ताकि वो उसे प्रयोगशाला का रास्ता दिखा सके। जीवान छात्रों को दौड़ने के लिए भी कहता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी पलक नहीं झपकी। बाहर जाते समय जीवान और शिक्षक कोन को मिलते हैं, लेकिन नामसान भी आता है और साजिन को अपने साथ ले लेता है, जबकि अन्य चले जाते हैं। लैब में गीसू ने अपने शरीर में नया सीरम इंजेक्ट किया और तुरंत बीमार महसूस करने लगा क्योंकि सुना ने पानी नहीं पिया। गीसू की उल्टी करते ही उसके शरीर पर मस्से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह सुना से बदला ले पाता, जीवान शिक्षक के साथ आता है। गीसू सुना को धमकी देकर उसका ध्यान भटकाता है और एक सैनिक उसे गिराने के लिए पीछे से जीवान पर हमला करता है। फिर गीसू शिक्षक और सैनिक को अपनी बेटी को ब्रीफकेस में रखने का आदेश देता है, जबकि वह सीरम के साथ सभी ट्यूब निकाल लेता है। नीचे नामसान कोन से लड़ रहा है। वे दोनों अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं और विभिन्न सतहों पर एक दूसरे को पटकनी देते रहते हैं। अचानक कोन नामसान को पकड़ लेता है, जो अपने प्रतिद्वंदी की गति और वजन का उपयोग करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। गिरने से बचने के लिए कोन नामसान को पकड़े रहता है, इसलिए नामसान टूटे शीशे पर अपनी गर्दन ठोक देता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जबकि कामकाजी माता पिता अंततः बाहर अपने बच्चों के साथ फिर से मिलते हैं। नामसान प्रयोगशाला में पहुंचता है और उसे और शिक्षक को गोली मारने के लिए सैनिक की बंदूक लेता है। गीसू मदद के लिए शिक्षक की अपील को नजरअंदाज कर देता है और प्रयोगशाला में ग्रेनेड गिराने के बाद पिछले दरवाजे से भाग जाता है। जीवान स्ट्रेचर की ओर दौड़ता है और सुना को उस पर रखकर उसे पलट देता है, जिससे उन दोनों को विस्फोट से बचाया जा सकता है। तेज आवाज से यून हो जाग जाता है, जो आखिरकार जीवित है। अब प्रयोगशाला में आग लग गई है, इसलिए नामसान आग की लपटों से गुजरने और किशोरों की मदद करने के लिए एक दरवाजे का उपयोग करता। इमारत के बाहर निवासियों ने गीसू को भागने की कोशिश करते हुए देखा और उसने बच्चों के साथ जो किया उसके लिए उसकी पिटाई शुरू कर दी। वे सभी सीरम ट्यूबों को भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन जब वे डॉक्टर के चेहरे को बदलते हुए देखते हैं तो वे दूर चले जाते हैं। क्रोधित होकर गीसू ने एक हथियार उठाया और एक पागल की तरह गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे कई निवासियों की मौत हो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से उसके सूटकेस पर भी गोली लग गई।
दवा लीक होने लगती है, इसलिए गीसू उसे खोलने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब उसकी बेटी हमेशा के लिए मर चुकी है। अचानक वो उल्टी करता है क्योंकि उसका शरीर खराब हो रहा है, और जब नायक दिखाई देते हैं तो गीसू फिर से गोलियां चलाता है। इसलिए नामसान ने अंततः उसे मारने के लिए उसे 2 बार गोली मार दी। मानो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आसमान में अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगती है। यूनहो ने घोषणा की कि वो दूसरों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए यहाँ रहेगी, और नामसान और किशोर घर चलना शुरू कर देते हैं। वापस जाते समय लोग सुना को उसकी दादी की कब्र पर ले जाते हैं, जहाँ वो आंसुओं में घुटनों के बल गिर जाती है।